ये जो आज का लेक्चर है जनरेशन ऑफ सिटी। इसमें हमारे पास डिफरेंट जनरेशन होते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड है, फिर फोर्थ है, उसका फिफ्थ और सिक्स्थ है, लेकिन हम उसको अपना रूटीन में आज तक यूज़ नहीं कर सकते। यूजली जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन है जो आजकल हमारे प्रेजेंट है, स्टार्ट में जब सिटी स्कैनर आया था तब हमने फर्स्ट जनरेशन पे उसको बेस किया था। फर्स्ट जनरेशन के अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें, ठीक है, तो सिटी इमेजेस है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सिंगल रेडिएशन डिटेक्टर था। ठीक है, सिंगल हम डिटेक्टर यूज़ करते थे। डिटेक्टर क्या होता है, जिसने रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है, वो रेडिएशन जो एक्सरे मशीन से आती है, ठीक है, एक्सरे ट्यूब से आती हैं, और वो पेशेंट से पास होने के बाद जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको डिटेक्ट किसने करना है, डिटेक्टर से। अब डिटेक्टर्स की और सीटी की जो ट्यूब की मोशन होती है या मूवमेंट होती है, वो किस तरह की होती है, ट्रांसलेट और रोटेट, कि एक चीज़ ने ट्रांसलेट करना है, एक ने रोटेट करना है। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं, और जो एक्सरे ट्यूब होती है या एक्सरे मशीन होती है वो रोटेट करती है। ठीक है, 180 डिग्री ट्रांसलेशन विद 1 डिग्री रोटेशन बिटवीन ट्रांसलेट्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 180 ट्रांसलेशन होती हैं। ठीक है, और हर ट्रांसलेशन के दरमियान में हमारे पास 1 डिग्री की रोटेशन होती है। ठीक है, मीन्स कि एक अगर ट्रांसलेशन हम कहें और उसके साथ दूसरी अगर हम कंबाइन करें तो दोनों के दरमियान में गैप कितना होता है, 1 डिग्री का। ठीक है, कि हमने एक ट्रांसलेशन के साथ 1 डिग्री के इसको मूव करना है, एक्सरे ट्यूब को। ठीक है, सिंगल इमेज प्रोजेक्शन पर ट्रांसलेशन होती है कि एक इमेज का जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है, उसमें एक ट्रांसलेशन होती है, उसमें एक्सरे ट्यूब जो है वो 1 डिग्री मूव करेगा। अब इसमें जो टोटल आपके पास इमेजिंग टाइम आता है वो 5 मिनट्स इमेज टाइम होता है। ठीक, हेड इमेज जैसे जो मोस्टली हमारे पास जो डिटेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुए थे वो हमारे पास हेड इमेजेस थे, मीन्स कि हम उसमें सिर्फ हेड का इमेज बना सकते थे, बाकी बॉडी की इमेजिंग उसमें एप्लीकेबल नहीं थी, या इमेजिंग हम बाकी बॉडी की नहीं कर सकते थे। अब जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास सिटी स्कैनर था उसको हमने EMI सिटी स्कैनर का नाम भी दिया था। द ओरिजिनल EMI डिवाइस वाज अ डेडिकेटेड हेड स्कैनर। ठीक है, वो डेडिकेटेड हेड स्कैनर था, मीन्स कि हम उसमें बॉडी का स्कैन नहीं कर सकते। इन विच द पेशेंट्स हेड वाज रिसेस्ड। ठीक है, कि हमने उसमें पेशेंट का जो हेड होता है वो किसमें रखते हैं, रबर मेम्ब्रेन होती है जो कि वाटर फील्ड होती है, तो ये एक वाटर फील्ड बॉक्स बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक बॉक्स है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रबर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर वाटर फील्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम वाटर बॉक्स कहते हैं, और दरमियान में हमारे पेशेंट का हेड आ जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट EMI डिवाइस था, या फर्स्ट जो EMI सिटी स्कैनर था, ये उसकी कंस्ट्रक्शन होती है कि उसमें हम इस तरह से करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो वाटर फील्ड बॉक्स होता है, ठीक है, वो रोटेट करता है कैसे, 1 डिग्री इंक्रीमेंट के लिहाज से, कि हम इस डिवाइस को, ठीक है, जो कि वाटर फील्ड बॉक्स होता है उसमें क्या हम डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो रोटेशन होती है वो 1 डिग्री इंक्रीमेंट्स होता है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो मूव करता है तो उसमें दरमियान में डिफरेंस कितना आता है, 1 डिग्री। ठीक है, अब किसके साथ, अलॉन्ग विद सिंगल नैरो बीम, सिंगल डिटेक्टर असेंबली होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ट्यूब है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डिटेक्टर्स हैं। अब डिटेक्टर्स हमारे पास क्या है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, उसके ऑपोजिट जो ट्यूब है वो भी हमारे पास इसी तरह से मूव करेगी, कि अगर ट्यूब जो है लेफ्ट से राइट जा रही है तो डिटेक्टर्स भी साथ में लेफ्ट से राइट जाएंगे, ताकि एक जगह से इंफॉर्मेशन उन्होंने जो पिक की है उसके बाद वो अगले पॉइंट से एक्सरेज जो है वो बॉडी से पास होंगी, और उन इंफॉर्मेशन को डिटेक्टर्स ने डिटेक्ट करना है और आगे नेक्स्ट पास करना है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसपे दोनों ने मूव करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं वाटर फील्ड जो बॉक्स होता है वो अलाउ करता है किसको, हाउसफील्ड यूनिट्स जो कि सीटी नंबर्स होते हैं। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी ऑफ टेंशन। ठीक है, कि वो मैक्सिमम जो हाउसफील्ड यूनिट्स होते हैं या सीटी नंबर्स होते हैं या एक्सरेज होती है जो बॉडी से या जो ऑर्गन पड़ा हुआ है दरमियान में रास्ते में, ठीक है, उसमें से सिटीज को पास करेंगे ताकि मैक्सिमम एक्यूरेसी आ सके अटेंडेशन कोएफिशिएंट मेजरमेंट्स की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये
ये आपके पास रबर मेम्ब्रेन है जिसमें वाटर फिल्ड है, तो हम इसको वाटर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये वाटर बॉक्स है। ये आपके पास हेड रीजन है। ये अगर देखें तो ये लिखा हुआ है कि रबर मेम्ब्रेन, ये सारी रबर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वाटर फिल्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डुअल डिटेक्टर्स, दो स्लाइसेस हम एट अ टाइम ले सकते हैं। पहले हमारे पास सिंगल स्लाइस डिटेक्टर था, उसमें एक डिटेक्टर होता था। यहाँ पे हमने फर्स्ट जनरेशन में ही एक डिटेक्टर को दूसरे के साथ मिला के हमारे पास डुअल डिटेक्टर असेंबली बन गई है। तो अब हम एट अ टाइम दो डिटेक्टर्स को यूज करके दो स्लाइसेस एट अ टाइम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेंसिल बीम है, ये रेफरेंस डिटेक्टर। रेफरेंस डिटेक्टर में क्या करना होता है कि बीम को कॉलिमेट करना है उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने स्कैन करना है। जो एक्स्ट्रा रेडिएशन होंगी, जो स्कैटर रेडिएशन है, या जो हमारे पाथ से आउट होती हैं, उनको वो कॉलिमेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास प्री पेशेंट डिटेक्टर्स होते हैं, और ये पोस्ट पेशेंट, जो पेशेंट से पहले लगे हुए हैं वो प्री पेशेंट है, और ये पोस्ट पेशेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरे ट्यूब होते हैं, और ये पूरी असेंबली है जो कि फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर में यूज हुई थी। अब इसके कुछ और पॉइंट्स अगर हम देखें तो हम कहते हैं सिटी स्कैनर जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1971 में हुआ था। सिंगल डिटेक्टर इसमें यूज हुआ था, ठीक है। और ब्रेन की स्टडी के लिए यूज हुआ था, और किसने किया था, हुंसफील्ड ने, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था एट EMI, इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। EMI है इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंडस्ट्रीज, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसने ये फर्स्ट हेड स्कैनर या सिटी स्कैनर जो वो इन्वेंट किया था, बनाया था। उसके बाद एक्सरे बीम जो हम इसमें यूज करते हैं वो कॉलिमेटेड होती है, ठीक है, डाउन टू अ नैरो पेंसिल बीम विड्थ। कॉलिमेटेड होती है, पेंसिल बीम विड्थ होती है, ठीक है। द साइज ऑफ द बीम वाज 3 mm within the plane of the slice and 13 mm wide perpendicular to the slice, ठीक है, along with the axis of the object. In fact, it is this beam width that typically specifies the slice thickness to be used. कि हमारे पास कितनी बीम की विड्थ है उतनी ही हम मैक्सिमम स्लाइस की थिकनेस ले सकते हैं। अगर हम हमारे पास जो बीम की विड्थ है वो 3 mm होगी तो हम स्लाइस जो है वो 3 mm का ले सकते हैं, ठीक है। और जो जितनी वाइड होगी, अब अगर आपके पास 13 mm वाइड है तो हम 13 mm वाइड में कितने स्लाइसेस ले सकते हैं, ये हमारे पास होगी स्लाइस की थिकनेस। कि हम 13 mm में फॉर एग्जांपल हम 3 mm के अगर स्लाइसेस लें तो हमारे पास वो टोटल कितने स्लाइसेस बन जाते हैं। और ये जो बीम विड्थ होगी उतनी ही जितनी उसकी वाइड होगी, ठीक है, जितनी बीम विड्थ की जो जो एक्सरे बीम होगी वो जितनी वाइड होगी उसके उतने ही अपोजिट आपके पास डिटेक्टर्स आ जाते हैं जिन्होंने उस बीम को डिटेक्ट करना है। अब एक्सरे ट्यूब जो होती है ये कनेक्ट किसके साथ होती है, डिटेक्टर्स के साथ होती है, जो कि लोकेटेड होते हैं अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनके दरमियान में हमारे पास एक लीनियर स्कैनिंग कनेक्शन बनता है, ठीक है। कि अगर वो ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट वो डिटेक्टर्स भी ट्रांसलेट करेंगे, और अराउंड द बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और पूरे जो एरिया होगा जो आपके पास ऑर्गन पड़ा हुआ है स्कैनिंग एरिया में, उसको स्कैन करेंगे। अब जो हॉस्फील्ड मार्क स्कैनर है मेजर द ट्रांसमिशन ऑफ 160 रेज पर व्यू, कि उस स्कैनर में हम 160 रेज को एक व्यू में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। द corresponding number of measurements for today स्कैनर इज टिपिकली, अब आजकल के स्कैनर के साथ उसको कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक व्यू में 750 रेज होती हैं जो कि हम मेजर करते हैं, जिनको डिटेक्टर्स ने डिटेक्ट करना है। जो पुराना स्कैनर था, जो हुंसफील्ड मार्क स्कैनर था, जो हेड स्कैनर फर्स्ट स्कैनर था जिसको हम EMI सिटी स्कैनर का नाम भी देते हैं, वो 160 रेज पर व्यू यूज करता था। और यहाँ पे अभी जो आजकल हमारे पास यूज होता है उसमें 750 रेज होती है। अब इन 750 रेज में कितने एरिया से पास करना है, और फिर उनके ऊपर जो डिटेक्टर्स की असेंबली होगी उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको ट्रांसफर करना है। आफ्टर अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो ट्यूब डिटेक्टर की असेंबली है जो कि रोटेट कर रही है अराउंड द ऑब्जेक्ट कौन सा आपका जो हेड है बाय 1 डिग्री, ठीक है। कि हमारे पास जो ट्रांसलेशन है और जो रोटेशन है उनके दरमियान में जो रोटेट कर रहा होता है, जो असेंबली हमारे पास रोटेट कर रही है, उसने एक जगह से जब दूसरे पॉइंट पे जाना है तो वो
1 डिग्री रोटेट करेगी, ठीक है। ट्रांसलेशन इज रिपीटेड टू कलेक्ट अ सेकेंड व्यू। अब ट्रांसलेट हुआ, ट्यूब और डिटेक्टर असेंबली ने रोटेट करना है, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया, उसके बाद ट्रांसलेशन दोबारा से रिपीट होगी और फिर हम पहले व्यू के बाद दूसरा व्यू लेंगे। जिस अब उन्होंने मार्क जो स्कैनर था रिपीटेड दिस प्रोसेस इन 1 डिग्री इंक्रीमेंट्स टू कलेक्ट 180 व्यूज ओवर 1 डिग्री 180। अब अगर हमने 180 व्यूज लेने हैं, ठीक है, तो आपके पास टोटल डिग्रीज कितनी है, 180 डिग्रीज है। तो अगर हम पर व्यू 1 डिग्री कहें कि एक पॉइंट से जब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हमने 1 डिग्री जो पाथ था वो हमने कवर किया है। तो आपके पास अगर 180 डिग्री टोटल पाथ हो तो हमें 180 व्यूज लेने पड़ेंगे उस पाथ को कवर करने के लिए। 2D स्कैनर जो हमारे पास होता है वो क्या करता है, टिपिकली 1000 और मोर व्यूज, वो 1000 या इससे भी ज़्यादा व्यूज ले सकता है। कितना पाथ है उसका, 360 डिग्री। पाथ डबल है लेकिन जो व्यूज है वो उससे बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये असेंबली है, ठीक है, एक्सरे ट्यूब है जिसको सिटी स्कैनर पूरा अगर आप कह लें। यहाँ पे आपके पास एक्सरे ट्यूब है, दरमियान में आपके पास एक्सरे पेंसिल बीम है, पेंसिल लाइक होती है, नैरो होती है, ठीक है। इस बीम के ऑपोजिट अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिंटिलेशन डिटेक्टर है। अब अगर आप यहाँ पे वीडियो में देखें तो ये इस तरह से एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर जो है वो आपस में रोटेट करते हैं राउंड द बॉडी। बॉडी एक जगह पे फिक्स है और वो रोटेट कर रहा है और पूरा जो आपके पास 180 डिग्री है उसको वो कवर करेगा। एक डिग्री रोटेट हुआ है, साथ में एक ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई है, फिर एक डिग्री का रोटेट हुआ है, फिर एक ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई है। ट्रांसलेशन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब एक डिग्री रोटेट कर रहे हैं, फिर साथ में एक ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई है और टोटल आपके पास यहाँ पे 180 ट्रांसलेशन डिग्रीज कंप्लीट शो हो रही है। तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का हम एरिया देखें तो ये पूरा 180 डिग्री बनता है। ये था हमारे पास फर्स्ट जनरेशन। अब हमें कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसलेशन फॉलोड बाय द इंक्रीमेंटल रोटेशन, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेट एंड रोटेट मोशन। द डाटा कलेक्शन वाज, अब हम कहते हैं कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें एक सिंगल नैरो बीम है, ठीक है, और इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या है, सोडियम आयोडाइड सिंटिलेशन डिटेक्टर है। इस अरेंजमेंट में हमारे पास सिंगल डिटेक्टर और सिंगल नैरो बीम है जो कि ट्रांसलेट और रोटेट मोशन में है। और इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिटी स्कैन, ठीक है, या फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिटी स्कैन ज्योमेट्री। और इसमें हमारे पास टोटल स्कैन टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, 5 to 6 मिनट्स, ठीक है। टू मिनिमाइज एग्जामिनेशन टाइम, अब जो 5 to 6 मिनट्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें, अगर हम लारा प्रिंसिपल को फॉलो करें तो हम उसमें सबसे पहले जो बात करते हैं हम कहते हैं टाइम, जो कि मिनिमम होना चाहिए ताकि पेशेंट की डोज जो है, रेडिएशन डोज जो हो कम से कम हो सके। तो हमने इस एग्जामिनेशन टाइम को मिनिमम करना है। तो मार्क स्कैनर जो फर्स्ट स्कैनर था उसमें एक जगह एक डिटेक्टर की जगह पे 2 एडजेसेंट डिटेक्टर्स के, एक ही डिटेक्टर जैसा हम यूज़ करते हैं उसके साथ वैसा ही सेम बिल्कुल साथ मिला के अगर हम दूसरा डिटेक्टर भी यूज़ कर लें तो जो बीम हमारे पास जो कि 13 mm बीम वाइड थी उसको हम 26 कर लें, डबल कर दें, तो हम एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, 2 स्लाइसेस ले सकते हैं। जहाँ पे हम 1 स्लाइस लेते थे तो हमारा जो टाइम है जो 5 मिनट था उसको अगर हम देखें तो हाफ होके कितना हो जाएगा, 2.5। अगर 6 मिनट्स लग रहा था तो वो हाफ होके 3 मिनट्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टाइम को रिड्यूस किया था अगर हम एक डिटेक्टर की जगह पे 2 डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द स्कैन, ठीक है, अगर हम स्कैन के एंड पे देखें हाउसवेल जो था उसमें टोटल मेजरमेंट्स कितनी होती हैं, 28,800 मेजरमेंट्स होती हैं। फिर इस तरह से अगर आप देखें 180 व्यूज़ हैं और 160 रेज हैं पर ईच स्लाइस, ठीक है।
और कितने एंगल्स पे 180 डिग्री एंगल्स हैं, ठीक है, और कितनी पोजीशन है उसमें 160 पोजीशन है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं सेम वही वाली बात है कि आपके पास यहाँ से अगर स्कैन स्टार्ट हुए, ठीक है, ये ऑपोजिट आपके पास एक्सरे ट्यूब है और ये आपके पास रेज है, तो ये यहाँ से मूव करेगी और इधर आ रही है, और उसके ऑपोजिट जो डिटेक्टर्स है उन्होंने यहाँ से मूव करना है और इधर आना है, और दरमियान में जो एरिया है यहाँ से जो रेज पास कर रही है उसने इस एरिया की इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करना है। जो रेज इधर आ रही है, ठीक है, उसने इस एरिया की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। तो इस वजह से जो ट्यूब है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया कवर करेगी और डिटेक्टर्स ये सारी इंफॉर्मेशन को साथ साथ आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रोटेट पर 1 डिग्री इंक्रीमेंट, ठीक है, साथ साथ वो रोटेट होगा और साथ साथ, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी एरिया में देखें तो ये आपके पास सिर्फ 90 डिग्री बनता है, तो अगला जो 90 डिग्री एरिया कवर करना है तो वो साथ साथ 1 डिग्री की रोटेशन भी होगी। आप अगर इसमें वीडियो में देखें तो इसमें ऐसे ही है कि आपके पास ट्रांसलेशन मूवमेंट हो रही है और साथ साथ में 1 डिग्री इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो इस तरह से वो 180 डिग्री एरिया को कवर कर रहे हैं। अब अगर हम सेकंड जनरेशन ऑफ सीटी को देखें तो इसमें क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, रिड्यूस स्कैन टाइम। रिड्यूस स्कैन टाइम करने के लिए उन्होंने पेंसिल बीम को फैन शेप बीम से कन्वर्ट कर दिया था, सिंगल डिटेक्टर को मल्टीपल डिटेक्टर से कन्वर्ट कर दिया था, ट्रांसलेट एंड रोटेट मोड ही था, ठीक है। स्कैन टाइम जो था, जो वहाँ पे 5 to 6 मिनट्स था, वो यहाँ पे 10 to 90 सेकेंड्स हो गया, जो कि अभी भी ज़्यादा है। A step towards reduced scan time was taken with the introduction of second generation CT geometry in late 1974 और वो फर्स्ट जनरेशन थी 1971 में। अब इसमें क्या था, द फर्स्ट वाटरलेस फुल बॉडी सीटी स्कैनर वाज डेवलप्ड। अब यहाँ पे 1974 में वाटरलेस फुल बॉडी सीटी स्कैनर, वहाँ पे वाटर बॉडी के साथ और हेड स्कैनर था, यहाँ पे फुल बॉडी सीटी स्कैनर डेवलप हुआ इसमें 1974 में, और इस डिवाइस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, और जो कि आजकल हमारे पास स्टैंडर्ड्स भी हैं, उसमें थोड़ी सी और आगे उन्होंने मतलब चेंजेस किए, इन्वेंशंस किए और उसको फिर आगे जो आजकल हम यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, टेबल मूवमेंट को ऐड किया था थ्रू द गेंट्री। अभी भी आजकल जो हमारे पास सिटी स्कैनर्स हैं वो उनमें भी टेबल मूवमेंट हम काउंट करते हैं। गेंट्री एंगुलेशन रिक्वायर्ड थी, वो ऐड की। गेंट्री एंगुलेशन जो आजकल के सिटी स्कैनर्स हैं उनमें भी होती है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज़ उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस की थी वो था लेज़र इंडिकेटर टू पोजिशन अ स्लाइस, ठीक है। अब ये वाली जो 3 चीज़ें थी वो फर्स्ट स्कैनर में नहीं थी, फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैन में नहीं थी, ये सेकंड जनरेशन जो सिटी स्कैनर जो बॉडी स्कैनर था उसमें इंट्रोड्यूस की गई है। सेकंड जनरेशन जो सिटी स्कैन है उसमें मल्टीपल नैरो बीम्स होती हैं जिनको हम कंबाइन करके एक वाइड बीम बन जाती है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल डिटेक्टर्स होते हैं। मल्टीपल नैरो बीम्स मिलके एक फैन बीम शेप जो बनाती है, ठीक है, उसके ऑपोजिट मल्टीपल डिटेक्टर्स होते हैं। और फर्स्ट जनरेशन में हमने रोटेट एंड ट्रांसलेट मोशन यूज़ की थी, सेकंड जनरेशन में भी हमने रोटेट एंड ट्रांसलेट मोशन यूज़ करनी। ट्यूब ने और डिटेक्टर्स ने मूव वैसे ही करना है, लेकिन हमने उनकी टाइम को रिड्यूस करने के लिए डिटेक्टर्स मल्टीपल कर दिए और बीम को हमने वाइड कर दिए। अब हम कहते हैं इफ द सेट ऑफ रेज मेजर्ड बाय ईच डिटेक्टर इज कंसीडर्ड फॉर द लेफ्ट सेंटर राइट। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम एक देखें तो हम यहाँ पे अगर 3 पॉइंट्स में देखें तो इस पॉइंट पे आपके पास एक्सरे ट्यूब है, ये आगे डिटेक्टर्स लगे हैं, उन्होंने इस एरिया की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र की। उसके बाद वो अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उसके जिस पॉइंट पे एक्सरे ट्यूब होगी उसी के ऑपोजिट आपके पास डिटेक्टर्स आते हैं। अगर आप वीडियो में देखें तो आपके पास डिटेक्टर्स की पूरी असेंबली लगा दी, मल्टीपल डिटेक्टर्स हैं। बीम जो है वो फैन बीम बन गई है, उसमें हमने मल्टीपल रेज यूज़ की है, वाइड हो गई है बीम, लेकिन उसकी जो मोशन है वो सेम वैसी है जैसे फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर में थी। साथ में ट्रांसलेट हो रही है, साथ में रोटेट हो रही है।
जी, अब हम कहते हैं कि क्या हुआ है कि इसमें हमने for the left, center and right detectors, ठीक है, it can be seen that the detectors actually acquire their own separate complete views at different angles, ठीक है, कि वो जिस एंगल पे जाएंगे, जिस जगह पे होंगे, वहाँ पे उन्होंने एक अपना कंप्लीट व्यू लेना है। जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा है कि वो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे ट्यूब जाती है तो उसके ऑपोजिट वही वाले डिटेक्टर्स मूव करते हैं और उन्होंने जो पहले इन्फॉर्मेशन थी उसको ट्रांसफर करने के बाद अब वो नया जो स्लाइस होगा, नई जो पोजीशन होगी, नया जो डिफरेंट व्यू होगा या एंगल होगा, वहाँ पे वो सेपरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब इफ देयर इज अ 1 डिग्री एंगल बिटवीन ईच ऑफ 3 नैरो बीम्स, अगर 3 नैरो बीम्स के दरमियान में 1 डिग्री का एंगल का डिफरेंस हो, देन वन ट्रांसलेशन कलेक्ट्स डाटा फॉर व्यू, ठीक है, एट फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, फिर 31 डिग्री, फिर 32 डिग्री। तो मीन्स हमारे पास 3 व्यूज बन गए हैं जो कि 30 डिग्री पे है, फिर 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो हमारे पास 31 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री का डिफरेंस होगा और 32 डिग्री होगा, क्योंकि हम पर व्यू के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास 1 डिग्री की मतलब डिफरेंस आता है दरमियान में। Only one third as many translations are required. Scan time is reduced to 3 folds, क्योंकि हमने बीम को उससे ट्रिपल फाइंड कर दिए। वहाँ पे अगर हमारे पास बीम जो थी, फॉर एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको कह रही हूँ कि अगर वहाँ पे बीम जो वाइट थी वो 10 mm थी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 फोल्ड्स होगी तो वो 30 mm होगी। जब 30 mm होगी तो हमारा जो टाइम स्कैन टाइम था वहाँ पे अगर 6 मिनट्स था तो वो यहाँ पे उससे 3 टाइम्स कम हो जाएगा। तो अगर वहाँ पे 6 मिनट्स ले रहा था तो वो 2 मिनट्स लेगा। ये सेम वही वाली बात है कि हमने पहले एक जगह से स्कैन किया, उन डिटेक्टर्स ने आगे मूव करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक्सरे जो ट्यूब है उसके ऑपोजिट मूव करेगी और वहाँ से नेक्स्ट जो स्लाइस होगा, जो नेक्स्ट एंगल होगा, वो उसके ऑपोजिट वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हमारे पास इस तरह से डिफरेंट एरिया के एंगल्स या इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये था सेकेंड जनरेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन ऑफ सीटी स्कैन में क्या होता है, फैन बीम एक्सरे सोर्स होता है जो कि हमारे पास पहले सेकेंड जनरेशन में भी था। इसमें हम क्या करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर्स यूज करते हैं। उसमें मल्टीपल होते हैं लेकिन हंड्रेड्स में वो नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास हंड्रेड्स रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं। अब जो डिटेक्टर्स होते हैं उनको हम एक एरे बना देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं डिटेक्टर्स जो है वो सारे कंबाइन होकर एक कर्वी लीनियर डिटेक्टर एरे बन जाता है जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस प्रोवाइड करता है बिटवीन सोर्स एंड ईच डिटेक्टर, ठीक है। जब कांस्टेंट डिस्टेंस होगा तो इमेज की जो क्वालिटी होगी वो इमेज रिकंस्ट्रक्शन होगी। जब रिकंस्ट्रक्शन अच्छी होगी तो हमारे पास इमेज की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री बनता है वहाँ पे 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 360 डिग्री। तो हमारे पास जो मोशन होगी वो रोटेट एंड रोटेट होगी। जो ट्रांसलेशन वाली मोशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 360 डिग्री एरिया होगा, पूरा अराउंड द बॉडी होगा। पूरा सर्कल हमने कंप्लीट करना है, ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स दोनों जो है वो अराउंड द बॉडी रोटेट करेंगे इन 360 डिग्री। तो ये हमारे पास जो मोशन होगी वो यहाँ पे रोटेट एंड रोटेट। तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि जो सेकंड जनरेशन था, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमारे पास ट्रांसलेट एंड रोटेट थी, यहाँ पे रोटेट एंड रोटेट। अब हम कहते हैं कि हम हंड्रेड्स ऑफ इमेज प्रोजेक्शंस, ठीक है, एक्वायर्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग ईच रोटेशन। और यहाँ पे इमेजिंग टाइम अगर हम देखें तो वो रिड्यूस होकर 1 सेकेंड और लेस तक चला जाता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक आता है, एक आर्टिफैक्ट आता है, उसको हम रिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब फास्ट स्कैनर है, ठीक है, फास्ट स्कैनर की वजह से यहाँ पे ट्रांसलेशन जो मोशन होती है वो खत्म हो जाती है, तो हमें एक स्मूथ सिंपल रोटेशनल मोशन रिक्वायर्ड होती है। दिस गोल, अब ये वाला जो हमारे पास गोल था कि हमने स्कैनर को और ज़्यादा फास्ट करना है, इस फास्ट करने की वजह से हमने क्या किया था कि बीम को और ज़्यादा वाइड किया। जो बीम हमारे पास सेकंड जनरेशन में फैन बीम थी उससे ज़्यादा हमने इसको वाइड किया। जब हम वाइड ज़्यादा करेंगे तो हम डिटेक्टर्स की रोज को बढ़ाएंगे। जब हम डिटेक्टर्स की रोज को बढ़ाते हैं तो वो हमारे पास पूरा एक एरे बन जाता है, जो कि थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर है।
अब ये वाला जो सीटी स्कैनर है वो हम आज का रूटीन में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला भी यूज़ करते हैं और 4th जनरेशन वाला भी यूज़ करते हैं। कुछ सेटअप्स में कुछ जो आपके पास आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल लेवल पे जो कंपनीज हैं वो 3rd जनरेशन भी यूज़ करती हैं, 4th भी करती हैं। अब जो डिटेक्टर एरे है, ठीक है, वो क्या होता है, लिंक्ड होता है किसके साथ, एक्स-रे ट्यूब के साथ। दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, उन्होंने अराउंड पेशेंट जो है वो मूव करना है, और किस तरह से मूव करना है, दोनों जो है वो अराउंड द बॉडी रोटेट करेंगे एक दूसरे की ऑपोजिट। अब इसमें हम बहुत सारे डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, मैनी डिटेक्टर्स होते हैं, 100 डिटेक्टर्स हैं, मल्टीपल डिटेक्टर्स हैं। तो उसका अगर हम नंबर देखें तो जो इनिशियल मॉडल्स थे उनमें राउंड अबाउट ऑलमोस्ट 250 डिटेक्टर्स हमने यूज़ किए थे, लेकिन जो लेटेस्ट या उसके बाद जो डिज़ाइन है तो हमने 750 तक भी डिटेक्टर्स का जो नंबर है वो यूज़ किया था। अब अगर हम डिटेक्टर्स का नंबर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास स्कैन टाइम जो है वो होता है, लेकिन उसके साथ जो आपके स्कैनर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी कर जाती है। और उन्होंने कहा था 750 और मोर जो लेटर डिज़ाइन में यूज़ हुए थे वो इतने काफ़ी थे कि वो पर स्कैन का जो सर्कल है उसको पूरा करने के लिए सफिशेंट थे, इससे ज़्यादा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी अगर हम 3rd जनरेशन वाला सीटी स्कैन यूज़ करें। अब अगर ये वाला जो डिज़ाइन था ये हर लिहाज से ठीक था, लेकिन इसमें जो एक ड्रॉबैक था वो इसका आर्टिफैक्ट था, जो कि रिंग आर्टिफैक्ट होता है। अब अगर हम सीटी स्कैनर यहाँ पे देखें, अब ये आपके पास कौन सा है, 3rd जनरेशन। अब यहाँ पे ये वाली वीडियो अगर आप देखें, यहाँ पे ये एक्सरे ट्यूब है, ये आपके पास डिटेक्टर्स एरे है जिसमें हमने मल्टीपल हंड्रेड्स डिटेक्टर्स को कंबाइन करके एक पूरा एक एरे बना देते हैं, जो कि एक्सरे ट्यूब के ऑपोजिट है। अब एक्सरे ट्यूब अगर इस साइड पे रोटेट कर रही है तो डिटेक्टर्स इस साइड पे रोटेट करेंगे, एक्सरे ट्यूब यहाँ आ जाएगी, डिटेक्टर्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। एक्सरे ट्यूब अगर यहाँ पे होगी तो डिटेक्टर्स इसके ऑपोजिट इस जगह पे होंगे, तो ये आपके पास पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक्सरे मशीन है, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब इन, ये बॉडी होगी दरमियान में, ये पूरी गैंट्री है, इसके ऑपोजिट आपके पास डिटेक्टर्स एरे है, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं पावर सप्लाई हमने दिया जिसने वोल्टेज दिया और ये मशीन वर्क करेगी। उसके बाद डिटेक्टर्स ने आउटपुट सिग्नल देना है और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल पैनल होता है जो कि इसके साथ कनेक्ट होगा और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो इसने कलेक्ट करनी है वो ट्रांसफ़र करेगा और हमारे पास कंप्यूटर पे इमेज डिस्प्ले होगा। अब रिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है, अब रिंग आर्टिफैक्ट में क्या होता है कि कोई एक डिटेक्टर जो पूरा एक एरे होता है उसमें से कोई एक डिटेक्टर जो होता है वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो जाता है। जब आउट ऑफ कैलिब्रेशन होगा तो कॉन्स्टेंटली एक एरर देना स्टार्ट होगा। एरर किस तरह से कि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको मिस करेगा। जब इन्फॉर्मेशन मिस करेगा तो अपनी इन्फॉर्मेशन जो उसने बॉडी से एक्वायर की थी या अपने एरिया से एक्वायर की थी वहाँ पे वो इमेज बनाने की बजाय उस एक डॉट छोड़ देंगे, ब्लैक सर्कल छोड़ देंगे, ठीक है। रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर असेंबली स्कैनर, द डिटेक्टर विल गिव अ कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कि उसने कंटिन्यूसली एंगुलर मोशन में उसने पोजीशन में उसने मूव करना है, तो उसकी वजह से एक सर्कुलर आर्टिफैक्ट आ जाता है। कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहा है एंगुलर पोजीशन में तो एक सर्कुलर आर्टिफैक्ट आ रहा है, ठीक है। अब स्कैनर विद सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स वेयर ऑल द डिटेक्टर्स आर सेपरेट, अगर हम स्कैनर वो वाला यूज़ करें जिसमें हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं जहाँ पे ऑल जो डिटेक्टर्स हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इन प्रिंसिपल मोर ससेप्टेबल टू रिंग आर्टिफैक्ट देन अ स्कैनर दैट। अब अगर वो वाला स्कैनर जिसमें हम गैस डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, या वो वाला स्कैनर जिसमें हमने सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स यूज़ किए, तो अगर हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स यूज़ करें तो उसमें हमारे पास रिंग आर्टिफैक्ट जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो स्कैनर जिसमें हम गैस फील्ड डिटेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम गैस फील्ड में ज़ीनॉन फील्ड चैम्बर्स की भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिस्क्रिप्शन है कि हमारे पास क्या है, ये एक्सरे ट्यूब है, ये आपके पास पूरा डिटेक्टर एरे है,
अब ये बीम है, ठीक है, जब यहाँ से बीम पास होगी तो इन डिटेक्टर्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। अब अगर फॉर एग्जांपल इन डिटेक्टर्स में से कोई एक डिटेक्टर, यहाँ पे कोई एक डिटेक्टर जो है उसके कैलिब्रेशन आउट है या उसमें कोई डिसफंक्शन है, ठीक है, मिसहैप है, कुछ भी है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें, जब एक्सरे ट्यूब मूव करेगी वो डिटेक्टर असेंबली भी मूव करेगी। अब अगर कोई एक डिटेक्टर जिसकी कैलिब्रेशन आउट है वो अपनी जगह पे जो इंफॉर्मेशन होगी उसको कलेक्ट नहीं करेगा और वहाँ पे एक ब्लैक डॉट बनता जाएगा। अब ब्लैक डॉट बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब वो आगे सर्कल में मूव करेगा तो वहाँ पे उसके साथ एक और डॉट बन जाएगा, वो अगली पोजीशन पे जाएगा, अगली डिग्री पे जाएगा, तो उस डॉट के साथ और डॉट बनता जाएगा। जब इस तरह से होगा तो फिर ये एट द एंड एक पूरा सर्कल बन जाता है हमारे पास। जिस तरह से अगर आप यहाँ देखें तो ये हाफ मूव हुआ है और हाफ आपके पास सर्कल बन जाता है, इसको हम कहते हैं रिंग आर्टिफैक्ट। कि यहाँ पे जब ट्यूब थी, यहाँ पे डिटेक्टर ने उस इंफॉर्मेशन को मिस किया और इधर ब्लैक डॉट बन गया। फिर जब ट्यूब अगले पॉइंट पे गई, यहाँ पे उसी डिटेक्टर ने उस इंफॉर्मेशन को मिस किया और इसके साथ एक और पॉइंट बन गया। फिर अगले पॉइंट पे जब जाते हैं तो वहाँ से उसने इंफॉर्मेशन को मिस किया और यहाँ एक डॉट बन गया। तो इस तरह से ये एक पूरा रिंग बन जाता है, हम जिसको रिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। अगर आप ये इमेज में देखें तो यहाँ पे भी पूरा रिंग बन गया है, जिसको हम रिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं, जो कि ड्रॉबैक था थर्ड जनरेशन का, जिसकी वजह से हम इसको इतना यूज़ नहीं कर सके और हमें फोर्थ जनरेशन की ज़रूरत पड़ी। अब ये आपके पास है जिनोन डिटेक्टर एरे, जो कि गैस फील्ड डिटेक्टर्स होते हैं। रिंग आर्टिफैक्ट जो है वो इनमें मिनिमाइज हो जाता है अगर हम स्टेबल जिनोन एरे यूज़ करें, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि हम प्रेशराइज जिनोन गैस यूज़ करते हैं। जब हम प्रेशराइज, जितना हम प्रेशराइज्ड वॉल्यूम गैस का यूज़ करेंगे, हमारे पास जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी किसकी, एक्सरेज की, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्सरेज की एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होती है जब हमारे पास जिनोन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम गैस का ज़्यादा करने के लिए हम उसको प्रेशर से फिल करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं प्रेशराइज्ड जिनोन was used to maximize the X-ray absorption efficiency। अब जब एक्सरे एब्जॉर्प्शन जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए तो इस वजह से इनमें एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स रिंग आर्टिफैक्ट के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। It should be noted that ring artifacts in third generation CT images are never completely eliminated। कि हम अगर गैस मेल डिटेक्टर यूज़ कर भी लें तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लेकिन फिर भी रिंग आर्टिफैक्ट जो वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। दे आर मिनिमाइज्ड बाय हाई क्वालिटी डिटेक्टर डिज़ाइन, ठीक है, मिनिमाइज हो सकता है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता। या फिर हम उसकी डेली कैलिब्रेशन भी कर लें तो भी मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। Residual ring artifacts in images are then removed by image processing। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम्स लगा के जो बाकी रिंग आर्टिफैक्ट थोड़ा बहुत आ रहा हो तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं ताकि वो इमेज के अंदर नज़र ना आए। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर आता है। फोर्थ जनरेशन जो सिटी स्कैनर होता है ये डेवलप किया था हमने, क्यों, ताकि हम प्रिंसिपली रिंग आर्टिफैक्ट को सप्रेस कर सकें, ख़त्म कर सकें। इसमें हमने क्या किया था, थाउजेंड्स इंडिविजुअल डिटेक्टर्स को यूज़ किया था, उसमें हमने हंड्रेड्स इंडिविजुअल डिटेक्टर्स को यूज़ किया था, यहाँ हमने 1000 डिटेक्टर्स को यूज़ किया, ठीक है। द मैकेनिकल मोशन इज रोटेशन ऑफ द एक्सरे सोर्स अराउंड अ फिक्स्ड डिटेक्टर पाथवे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो रोटेट एंड स्टेशनरी होती है। मीन्स के एक्सरे जो ट्यूब होती है वो रोटेट करती है अराउंड द बॉडी, लेकिन जो डिटेक्टर्स होते हैं वो स्टेशनरी होंगे, वो पूरा एक रिंग बना देते हैं हम। इसमें एरे नहीं होता, पूरा रिंग होता है जो कि पूरा अराउंड द बॉडी होता है, गेंट में फिक्स होता है और उस रिंग के अंदर जो है एक्सरे ट्यूब जो है वो मूव करती है। As the fan beam passes across each detector, image projection is acquired। Image time अब इसमें कितना होता है, 1 सेकेंड और लेस, मिनिमाइज हम टाइम इसमें यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें, by 1976 scans were achieved with a design, कि 1976 में ये वाला जो डिज़ाइन था वो हमारे पास आ गया था। तो अगर यहाँ पे आप वीडियो में देखें तो आपके पास जो एक्स डिटेक्टर्स हैं
उनका पूरा जो रिंग है वो स्टेशनरी है, लेकिन जो एक्सरे ट्यूब है वो साथ साथ मूव कर रही है अराउंड द बॉडी। और उस एक्सरे ट्यूब के ऑपोजिट जितने डिटेक्टर्स आते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एक्सरे ट्यूब के ऑपोजिट जितने भी डिटेक्टर जो है वो स्टेशनरी है, वो अपनी जगह पे रहेंगे। यहाँ से पावर सप्लाई आ रही है, यहाँ पे आउटपुट सिग्नल जा रहे हैं। ये था हमारे पास फोर्थ जनरेशन का डिज़ाइन। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास ये वाले सारे डिटेक्टर्स हैं, इन्होंने रिंग कंप्लीट किया है। ये स्टेशनरी है और एक्सरे ट्यूब है जो कि फैन बीम है, और इसके ऑपोजिट जो डिटेक्टर्स आते हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और आगे मेजर करेंगे, आगे ट्रांसफ़र करेंगे और हमारे पास इमेज बनता है। अब हम कहते हैं कि जो ट्यूब होती है वो रोटेट करती है इनसाइड द डिटेक्टर रिंग, डेफिनेटली ऐसे ही है। तो हमें एक लार्ज रिंग डायमीटर रिक्वायर्ड होता है, कितना, 170 से 180 सेंटीमीटर, ताकि हम एक मेंटेन जो डिस्टेंस होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है स्किन का एक्सरे ट्यूब के साथ या एक्सरेज के साथ, वो हम मेंटेन कर सकें। तो हमें इतना डायमीटर रिक्वायर्ड होता है कि हम एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। उसके ऑल्टरनेट डिज़ाइन में हमने क्या किया था कि हम स्मॉलर, अगर हम बड़ा रिंग यूज़ करेंगे तो उसका ड्रॉबैक ये था कि हमें डिटेक्टर्स के नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। जब हम डिटेक्टर्स का नंबर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी स्कैनर की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने इसका ऑल्टरनेट डिज़ाइन में ये किया कि हम स्मॉलर रिंग यूज़ कर लें। ठीक है, अब अगर हम स्मॉलर रिंग यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, एक्सरे ट्यूब जो है वो सोर्स जो है वो पेशेंट के नज़दीक आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा। तो ट्यूब को अगर आउटसाइड द रिंग ले जाएं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो मेंटेन हो सकता है। लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास दो डिटेक्टर्स की रेज आ जाती है, पहले एक्सरे ट्यूब, फिर डिटेक्टर की एक रे आएगी, फिर उसके बाद बॉडी आती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरी रे। अगर आप पीछे वाले डायग्राम में देखें, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सोर्स है, यहाँ पे डिटेक्टर्स हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन ले। अब अगर इसी सोर्स को हम यहाँ पे ले आए, आउटसाइड द रिंग ले आए, तो यहाँ पे डिटेक्टर्स की रे आएगी, फिर यहाँ पे बॉडी है, उसके बाद ये वाले डिटेक्टर्स की रे। अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन रेज निकलेंगी तो डेफिनेटली ये वाले डिटेक्टर्स उसको पिक करेंगे और जो रेज है वो आगे नहीं जा सकती। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हम जब रेस एक्सरे ट्यूब यहाँ पे और ये वाले डिटेक्टर जो है इनको हम एंगल दे दें, एंगुलेट कर दें, और ये ऑफ साइड, इस जो एक्सरे बीम का पाथ है उससे ऑफ साइड हो जाए, तो ये रेज जो है वो इजीली बॉडी से पास करके अगले डिटेक्टर्स तक पहुंच सकती हैं। तो ये हमने लेटर डिज़ाइन में किया था, जो कि ऑल्टरनेट डिज़ाइन था, ताकि हमारी जो रिंग की कॉस्ट है, जो डिटेक्टर्स की कॉस्ट है, उसको हम कम कर सकें। अब उसने कहा कि अगर हम दूसरा एक एडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज देखें, तो उसमें फोर्थ जनरेशन में स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा है। स्कैटर रेडिएशन को ख़त्म करने के लिए हम मतलब और इन्वेंशंस की, डिस्कवरीज की, लेकिन ट्रूली जिस तरह हम ये कहते हैं कि थर्ड जनरेशन में रिंग आर्टिफैक्ट को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सके, इसी तरह हम स्कैटर रेडिएशन को ट्रूली ख़त्म नहीं कर सके फोर्थ जनरेशन के डिज़ाइन से, इसलिए हमने फिफ्थ जनरेशन पे काम किया। अब अगर यहाँ पे आप देखें, ये समरी है छोटी सी। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास सिंगल डिटेक्टर था, ट्रांसलेट एंड रोटेट मोशन थी, यहाँ पे ये सोर्स है, दरमियान में बॉडी है, तो ये आपके पास सिंगल डिटेक्टर समरी है। यहाँ पे ये सेकंड जनरेशन है, आपने मल्टीपल डिटेक्टर्स लगा दिए हैं, बीम को आपने वाइड कर दिया है, फैन बीम हो गई है, आपने सिंगल जो बीम थी उसको, तो ये आपके पास था सेकंड जनरेशन। अब अगर यहाँ पे आप वीडियो में देखें तो ये आपके पास फर्स्ट जनरेशन है, ट्रांसलेट एंड रोटेट, ट्रांसलेट एंड रोटेट। अब ये आपके पास थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में आपने फैन बीम यूज़ की थी, जो आपके पास एक्सरे ट्यूब था वो रोटेटिंग है, और जो आपके पास डिटेक्टर एरे है वो भी रोटेटिंग है। दोनों जो है वो रोटेट कर रहे हैं, अगर वीडियो में आप देखें तो दोनों रोटेट कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में हमने डिटेक्टर्स का पूरा रिंग बना दिया था, डिटेक्टर्स को स्ट्रेचनिंग कर दिया, और एक्सरे ट्यूब को हमने मूविंग रखा है, रोटेटिंग रखा है। तो ये रोटेट एंड रोटेट है, ये स्ट्रेचनिंग एंड रोटेट है।
ये आपके पास 4th जनरेशन सिटी स्कैन है। उसके बाद हमारे पास जो आती है वो है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन बीम सिटी स्कैन होता है, EBCT। इलेक्ट्रॉन बीम हमने अभी तक यूज नहीं की थी 4th जनरेशन तक। 5th जनरेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम होती है, तो इस वजह से ये फास्ट इमेजिंग होता है, टाइम इसमें लेस देन 100 मिली सेकेंड तक जाता है। अब इसमें जो एक्सरे सोर्स होता है वो एक्सरे ट्यूब नहीं है, उसकी बजाय क्या होता है हमारे पास फोकस्ड स्टीयर्ड माइक्रोवेव एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन बीम होती है, जो कि इंसिडेंट करती है किस पे, टंगस्टन टारगेट पे। और टारगेट ने क्या करना है, टारगेट कवर्स 1/2 ऑफ द इमेजिंग सर्कल, द डिटेक्टर एवे कवर्स अदर हाफ ऑफ द इमेजिंग सर्कल। के एक हाफ पे आपके पास डिटेक्टर्स होते हैं, दूसरे हाफ पे आपके पास टारगेट होता है। इमेजिंग सर्कल को इस तरह दोनों ने कवर किया हुआ। इलेक्ट्रॉन बीम इज स्टीयर्ड अलोंग द कर्व tungsten target creating moving source, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रिंसिपली अप्लाई टू कार्डिक इमेजिंग, क्योंकि फास्ट स्कैनिंग है तो फास्ट स्कैनिंग जो है वो हमें कार्डिक इमेजिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, हमें रिक्वायर्ड होती है। हीट डेसिपेशन इज नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन बीम सिटी स्कैन टाइम एज शॉर्ट एज 50 मिली सेकेंड तक भी हम इसको शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये डिफ्लेक्टर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को इसके पाथ पे डिफ्लेक्ट करना है। ये आपके पास टारगेट है, जब टारगेट पे पड़ेगी यहाँ से रेस निकल के बॉडी से पास होंगी और फिर डिटेक्टर्स ने उनको डिटेक्ट करना है। ये आपके पास एक हाफ है इमेजिंग सर्कल का, दूसरे हाफ पे डिटेक्टर्स होंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ से आपके पास डिफ्लेक्टर्स हैं जिन्होंने उसको डिफ्लेक्ट करना है उसके पाथ पे। यहाँ पे टारगेट है, टारगेट से एक्सरेज निकलेंगी। यहाँ पे कॉलीमेटर्स लगे हैं, कॉलीमेटर्स ने एक्सरेज को कॉलीमेट किया एक बीम की फॉर्म में और वो बॉडी से पास होंगे और उसके ऑपोजिट आपके पास डिटेक्टर्स आते हैं। डिटेक्टर्स ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और नेक्स्ट ट्रांसफर करना है डाटा एक्विजिशन सिस्टम को। तो ये सारा प्रोसेस होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन बीम सिटी स्कैनर में, जो कि फास्ट स्कैनर है। Although still available, electron beam was limited to a cardiac screening। ये अवेलेबल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन जो बीम है वो लिमिटेड है सिर्फ कार्डिक स्क्रीनिंग के लिए, मोस्टली बिकॉज इमेज क्वालिटी फॉर जनरल स्कैनिंग वाज लोअर देन द कन्वेंशनल सिटी। अगर इमेज क्वालिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ लो एमएस वैल्यूज एंड बिकॉज ऑफ हायर इक्विपमेंट कॉस्ट। अगर कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाए और हमें क्वालिटी भी कम मिल रही हो तो हम उसको ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं करेंगे। विद प्रोग्रेस बीइंग मेड इन कार्डिक इमेजिंग, कार्डिक स्कैनिंग बाय मल्टीस्लाइस सीटी, फ्यूचर ऑफ EBCT इज अनसर्टेन। कि अब हमारे पास जो मल्टीस्लाइस सीटी स्कैनर्स आ गए हैं उनकी वजह से हम कार्डिक स्कैनिंग इतनी परफेक्ट कर सकते हैं कि उसकी वजह से हमें EBCT जो सिटी स्कैन है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए 5th जनरेशन पे इतना ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ। 4th जनरेशन तक सिटी स्कैन जो है वो सफिशेंट था हमारे लिए। सिर्फ इस चीज़ को कम करने के लिए कि उनमें जो ड्रॉबैक्स आते हैं 3rd जनरेशन के बाद, जो फोर्थ में जो ड्रॉबैक्स थे या आर्टिफैक्ट्स थे उनको ख़त्म करने के लिए हमने 5th जनरेशन पे काम किया था, लेकिन वो इतनी आप ये कह लें कि कामयाब नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास 6th जनरेशन आई थी जिसमें हमने स्लिप रिंग स्कैनर्स यूज़ किए थे, या जिसको हम हेलिकल सिटी कहते हैं, जो कि स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हम यूज़ करते हैं। After the 4th generation, CT technology remained stable until 1987. By then, CT examination times were dominated by the interscan delay. Okay? फिर हमारे पास जो इंटरस्कैन डिले होता है उसकी वजह से सिटी एग्जामिनेशन टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ को करने के लिए उन्होंने फिर इसमें और मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की। कैसे, आफ्टर ईच 360 रोटेशन, केबल्स कनेक्टिंग रोटेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द गैंट्री रिक्वायर्ड दैट रोटेशन स्टॉप, कि जब वो 360 डिग्री पे रोटेट करेगा तो उसके साथ जो केबल्स कनेक्ट कर रही हैं वो भी साथ में रोटेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो गैंट्री को वहाँ पे जब 360 डिग्री की रोटेशन कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे स्टॉप करेगा, उसके बाद वो दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में 360 डिग्री को कंप्लीट करेगा, ताकि जो केबल्स हैं
जो उसके साथ अराउंड द गेंट्री जो है वो रिंग बना रही थी, उसको वो दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज वो ओपन कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो अराउंड द गेंट्री वो साथ साथ उसके क्या होंगे, पूरी कॉइल बनाते जाएंगे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दरमियान में स्टॉप होता है, फिर रिवर्स होता है। अब ये आपके पास आता है इंटर स्कैन डिले, जिसकी वजह से हमारा जो स्कैन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। स्कैनिंग होती है, ब्रेकिंग होती है, उसके बाद रिवर्सल। तो इसकी वजह से रिक्वायर्ड जो टाइम होता है वो हमारे पास कितना होता है, एटलीस्ट 8 to 10 सेकेंड, ऑफ विच ओनली 1 to 2 सेकेंड वर स्पेंड एक्वायरिंग डाटा। कि 8 to 10 सेकंड में से सिर्फ 1 से 2 सेकंड्स होते हैं जिनमें हम डाटा एक्वायर करते हैं। बाकी टाइम जो वो है वो वेस्ट हो रहा है, किस में, पहले स्टॉप होगा, फिर उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, फिर दोबारा से वो डाटा एक्वायर करेगा। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम थी, या फिर जिसको हम इंटर स्कैन डिले भी कहते हैं। द रिजल्ट वाज पुअर टेम्पोरल रेजोल्यूशन फॉर डायनामिक कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट स्टडीज, ठीक है, एंड लॉन्ग प्रोसीजर टाइम। तो उसकी वजह से क्या होता है, दो ड्रॉबैक्स आ जाते हैं कि एक तो टेम्पोरल जो रेजोल्यूशन होती है वो कम हो जाती है, पुअर होती है, ठीक है, और प्रोसीजर जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब अगर हम इंटरस्कैन डिले को ख़त्म करें, ठीक है, कंटिन्यूसली अगर हम उसको नॉन स्टॉप रोटेशन पे डालें तो हमें उसके लिए स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी। अब स्लिप रिंग में हमने क्या किया, स्लिप रिंग पासिस इलेक्ट्रिकल पावर टू द रोटेटिंग कंपोनेंट्स, एक्सरे ट्यूब आते हैं जिसमें और डिटेक्टर्स आते हैं, विदाउट फिक्स्ड कनेक्शन। कोई फिक्स कनेक्शन नहीं है कि वो उनके साथ ही रोटेट करे। विदाउट फिक्स कनेक्शन हमने स्लिप रिंग्स को यूज़ किया। कैसे, अ स्लिप रिंग इज अ ड्रम, ठीक है। अब हमने उसको क्या किया, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स के साथ, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर जो ब्रशेस होते हैं, ठीक है, उनको हमने ये जो रोटेटिंग कंपोनेंट थे, जो एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स थे, इसके ऊपर हमने लगा दिए। फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ हमने उनके साथ ज्वाइन कर दिए। किसको, जो कि स्लिप कनेक्टर ब्रशेस थे, वो स्लाइड करेंगे इन मूविंग स्ट्रक्चर्स के साथ। ब्रशेस ने स्लाइड करना है, ठीक है। अब डाटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द डिटेक्टर्स, ठीक है। अब डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, किसके थ्रू, हाई कैपेसिटी वायरलेस टेक्नोलॉजीज, हमने वायर्स को ख़त्म कर दिए, अलाउइंग कंटिन्यूस रोटेशन टू occur. A slip ring allows a complete elimination of interscan delay. इंटरस्कैन अगर डिले हम ख़त्म कर दें, वो जो 10 सेकेंड्स हमें लग रहे थे वो 2 सेकेंड्स में चले जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द टेबल। अब टू टेबल में तो मूव करना है डेफिनेटली, कि हमने जब एक एरिया का स्कैन किया उसके बाद वहाँ से वो आगे मूव करेगा, और अगला जो एरिया है वो ट्यूब के मतलब ट्यूब और डिटेक्टर्स के दरमियान में आ जाएगा। तो वो वाला जो टाइम है वो तो लगेगा, लेकिन जो हमारे पास गेंट्री और डिटेक्टर्स टाइम, एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स के मूवमेंट की वजह से टाइम लग रहा था, इंटरस्कैन डिले आ रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, टेबल जो है वो मूव करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइस आते हैं, फिर अगली पोजीशन पे जाता है और हम नेक्स्ट स्लाइस लेते हैं। तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है वो होती है स्कैन, मूव और स्कैन सीक्वेंस होती है, और इसमें होता है नॉन एज एक्सियल स्टेप एंड शॉर्ट सीटी स्कैन भी इसको हम कहते हैं, कि पहले हमने स्कैन किया, फिर हमने टेबल को मूव किया, अगला स्लाइस आ गया, फिर हमने स्कैन किया, फिर हमने मूव किया, फिर हमने स्कैन किया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने ये पावर सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्लाइडिंग हमने कनेक्टर्स लगा दिए। अगर ये वायर होती है, ठीक है, इस पॉइंट पे फिक्स होती है, तो जैसे ही ये मूव करेगा तो साथ साथ वो वायर भी मूव करती है, ठीक है। अगर हम इसको स्टॉप करके रिवर्स नहीं करेंगे तो जो वायर होगी वो इसके अराउंड कॉइल बनाती जाएगी पूरी, इस तरह से जब तक हमारा स्कैन खत्म नहीं होता तो इसके अराउंड कॉइल बनाएगी, और हमें इतनी वायर जो है वो रिक्वायर्ड होगी। फिर वो जब ख़त्म होगा फिर वो दोबारा रिवर्स होकर वो सारी ओपन होगी। लेकिन अब इसमें हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे स्लाइडिंग कनेक्टर्स लगा दिए, ठीक है, और ये स्लिप रिंग है, ये साइड पे स्लिप रिंग है जिसके ऊपर स्लाइडेड जो स्लाइडिंग कनेक्टर्स हैं उन्होंने स्लिप करना है और कंटिन्यूसली जो है वो पावर सप्लाईज को सप्लाई करनी है, और यहाँ से स्लिप रिंग से आगे जो सप्लाई है वो ट्यूब और डिटेक्टर्स को मिल रही है। ये यहाँ पे सिर्फ पॉइंट है कि रिंग ने मूव करना है, लेकिन जो स्लाइडिंग कनेक्टर्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, वो इसी जगह पे कहीं रहेंगे। तो इस वजह से हमने अपना जो इंटरस्कैन डिले था उसको ख़त्म कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास
अगर एक हम स्लाइस लें तो ये आपके पास पूरा हेलिकल स्कैनिंग है, ठीक है। ये इसमें से हमने एक स्लाइस लिया। अब एक स्लाइस लेने के बाद क्या होगा, टेबल जो है वो आगे मूव करेगा और ये वाला जो एरिया था, जो अगला एरिया है वो यहाँ पे आएगा और हम वहाँ से एक स्लाइस लेंगे। ये होगी टेबल मूवमेंट। और ये टेबल मूवमेंट हर स्लाइस के बाद होती है। हमने स्कैन किया, फिर मूव किया, फिर स्कैन किया, फिर मूव किया, तो ये आपके पास आ जाता है स्टेप एंड शूट मैकेनिज्म, जो कि हम सीटी स्कैन में यूज करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इफ द, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा देती हूँ। इफ द स्लाइस थिकनेस इज 10 mm, द टेबल मूव्स 10 mm ड्यूरिंग वन ट्यूब रोटेशन, देन द पिच कितनी होगी, 10/10 इज इक्वल टू 1। अगर स्लाइस थिकनेस जो है वो कितनी है, 10 mm है, और जो टेबल मूव कर रहा है वो एक टाइम पे या एक रोटेशन के बाद 10 mm ही मूव करते हैं, तो अगर आपने पिच निकालनी है तो थिकनेस डिवाइडेड बाय आप टेबल मूवमेंट को करें तो आपके पास पिच निकल आती है। उसके बाद हम कहते हैं स्लाइस थिकनेस अगर 10 mm है, ठीक है, और जो टेबल मूवमेंट है वो 15 mm है, तो 15 को हम डिवाइड करें 10 से तो आपके पास पिच कितनी आती है, 1.5 mm। उसके बाद हम कहते हैं स्लाइस थिकनेस अगर 10 mm ही है और हमारा जो टेबल है वो मूव कर रहा है 7.5 mm से, तो हमने मूवमेंट को ऊपर रख के थिकनेस से डिवाइड करना है तो आपके पास पिच निकल आती है। पिच इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपके पास टेबल मूवमेंट डिवाइडेड बाय स्लाइस थिकनेस, ये फॉर्मूला होता है पिच का। तो हम इस तरह से पिच निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।